हे एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। टर्म एंजियोस्पर्म का मतलब होता है एनक्लोज सीड्स, यानी कि ऐसे सीड्स जो कि किसी चीज़ में बंद हो, एनक्लोज्ड हो। और एंजियोस्पर्म्स को ये नाम इसलिए ही दिया गया है क्योंकि जो उनके सीड्स होते हैं वो ओवरी के अंदर बंद होते हैं, ओवरी के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं। एंजियोस्पर्म्स को हाईली इवॉल्व्ड और एडवांस प्लांट बोला जाता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि सारे प्लांट ग्रुप्स में इनके जो फीचर्स हैं वो सबसे हायर हैं, सबसे इवॉल्व्ड हैं। चलिए अब बात करते हैं हैबिटेट के बारे में। ये किसी भी तरीके की हैबिटेट में ग्रो कर सकते हैं। नॉर्मल हैबिटेट में ग्रो कर सकते हैं, डेजर्ट में ग्रो कर सकते हैं, शैलो सीज में भी ग्रो कर सकते हैं, यानी ऐसी वाटर बॉडी में ग्रो कर सकते हैं, ऐसे एरियाज़ में वाटर बॉडी के जो कि शैलो हो, यानी कि छिछली हो, ज़्यादा गहरी ना हो। रेन फॉरेस्ट में ग्रो कर सकते हैं और यहाँ तक कि दूसरे प्लांट या ट्री के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। पर ये उस पर वाटर और फूड के लिए डिपेंडेंट नहीं होते, पर जस्ट उसके ऊपर ग्रो करते हैं। इनको एपीफाइट्स बोलते हैं। अब बात करते हैं लीव्स के बारे में। तो एंजियोस्पर्म की लीव्स में दो टाइप के वेनिएशन हो सकते हैं, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनिएशन। अब ये रेटिकुलेट पैरेलल वेनिएशन क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक लीफ है और ये जो लीफ है आपने देखा होगा इसमें लाइंस होती हैं। तो ये जो लाइंस होती हैं ये वेन्स होती हैं और ये क्या पैटर्न फॉलो करती हैं, यानी जो इनका पैटर्न होता है उसको वेनेशन बोलते हैं। अब ये दो टाइप का होता है एंजियोस्पर्म में, पैरेलल और रेटिकुलेट। पैरेलल में क्या होता है कि ये जो लाइंस होती हैं ये बॉटम से लेके टिप तक सीधी होती हैं, एक दूसरे से कोई कनेक्टेड नहीं होती हैं। ये बॉटम से लेके टॉप तक जाती हैं ऐसे, ठीक है। तो ये होता है पैरेलल वेनिएशन। और दूसरी हम बात कर रहे थे रेटिकुलेट वेनिएशन की। तो जैसे कि ये लीफ है तो इसमें जो वेन्स होंगी वो इंटरकनेक्टेड होंगी, यानी कि इस तरीके से होंगी। तो ये हो जाएगा हमारा रेटिकुलेट वेनिएशन। तो ये दो टाइप के वेनिएशन होते हैं एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे फ्लावर्स के बारे में। तो ये जो फ्लावर होता है एंजियोस्पर्म का, इसमें चार वर्ल्स होते हैं। पहला जो वर्ल आता है वो आता है सेपल्स, उसके बाद पेटल्स, और जो दो इनर होते हैं वो होते हैं स्टेमन और कार्पल्स। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि चार सर्कल्स होते हैं जिनमें ये प्रेजेंट होते हैं। पहले सर्कल में सेपल, दूसरे में पेटल, तीसरे में स्टेमन और कार्पल। इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो स्टेमन्स और कार्पल्स है। वैसे तो सेपल्स और पेटल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, बट एसेंशियल बहुत ज़रूरी है स्टेमन और कार्पल्स, क्योंकि स्टेमन और कार्पल्स हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स के टाइप के बारे में। तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मोनोकोटाइलिडन्स और डाइकोटाइलिडन्स। मोनोकोटाइलिडन समझने से पहले चलिए हम समझते हैं डाइकोटाइलिडन्स के बारे में। ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स में दो कोटाइलिडन्स होते हैं वो होते हैं डाइकोटाइलिडन्स। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, जो राजमा होता है ना, जो राजमा होता है हम उसको बीच में से तोड़ते हैं तो एक जैसे दो राजमे बन जाते हैं, यानी कि दो फेसेस बन जाते हैं उसके। तो वो जो दो फेसेस होते हैं वो होते हैं उसके कोटाइलिडन, यानी वो डाइकोटाइलिडन है। तो ऐसे प्लांट्स जिनके सीड दो कोटाइलिडन कंटेन करते हैं वो डाइकोटाइलिडन होते हैं। ऐसे सीड्स जिनमें सिंगल कोटाइलिडन होता है वो होते हैं मोनोकोटाइलिडन, ठीक है। अब मोनोकोटाइलिडन में जो लीव्स होती हैं उनमें जो वेनिएशन होता है वो होता है पैरेलल वेनिएशन, और डाइकोटाइलिडन में होता है रेटिकुलेट वेनिएशन, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो मोनोकोटाइलिडन होते हैं इनके जो फ्लावर्स होते हैं यानी फूल होते हैं इनके जो, वो ट्राइमेरस होते हैं, यानी कि उनके सेपल्स, पेटल्स, इन सब में तीन तीन मेंबर्स होते हैं बस, ठीक है। कि तीन पेटल्स होंगी, तीन सेपल्स होंगे, इस तरीके से। अब जो डाइकोटाइलिडन्स हैं उनमें टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं, यानी कि चार पेटल्स होते हैं, चार सेपल्स होते हैं, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया टाइप। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में, स्टेमन और कार्पल्स के बारे में। जो स्टेमन है उसको माइक्रोस्पोरोफिल भी बोला जाता है, और ये क्या है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसको हम बोलते हैं स्टेमन या माइक्रोस्पोरोफिल।
ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और इसमें दो पार्ट्स होते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि अगर हम इसको बीच में से काट दें तो दोनों जो पार्ट्स हैं वो सिमिलर होंगे। अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट और एंथर। तो जो फिलामेंट और एंथर है वो कैसे है देखते हैं। जैसे कि ये है हमारा फिलामेंट और ये जो ऊपर की तरफ है ये है एंथर। तो ये जो हमारा फिलामेंट होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सिर्फ एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड कराना और एंथर को पूरे जो फ्लावर है उससे अटैच रखना, सिर्फ इतना काम होता है। पर एंथर का काम होता है मेन, एंथर के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स। एंथर के अंदर होते हैं पोलन मदर सेल्स। पोलन मदर सेल में होता है मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है कि जैसे अगर किसी ऑर्गेनिज्म में दो सेट हैं क्रोमोसोम के, जैसे कि हमारे पास अगर 46 क्रोमोसोम हैं, 23 क्रोमोसोम के दो सेट हैं, ठीक है। अगर हमारे में रिडक्शन डिवीजन होगा तो हमारे पास सिर्फ एक ही सेट रह जाएगा 23 क्रोमोसोम का, यानी 2n से हम बन जाएंगे n। तो वही होता है रिडक्शन डिवीजन। तो पोलन मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होगा जिससे बनेगा माइक्रोस्पोर्स। तो ये जो माइक्रोस्पोर्स होंगे इनका मैच्योरेशन होगा, ये मैच्योर होंगे और बना देंगे पोलन ग्रेन। अब ये जो पोलन ग्रेन होता है, इन पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं मेल गैमेट, ठीक है। अब बात करते हैं एक पोलन ग्रेन के बारे में। तो जो पोलन ग्रेन होता है वो कुछ ऐसा सर्क्यूलर होता है और उसके अराउंड में और उसके ऊपर दो लेयर्स होती हैं। पहली होती है एक्साइन, आउटर लेयर एक्साइन, ये टफेस्ट लेयर होती है एक्साइन, और इसकी जो इनर लेयर होती है वो होती है इंटाइन। तो पोलन ग्रेन दो लेयर्स से मिलकर बना हुआ होता है। पोलन ग्रेन होता है मेल गैमेटोफाइट और इसके अंदर होते हैं मेल गैमेट्स, यानी पोलन ग्रेन के अंदर है मेल गैमेट्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कार्पेल के बारे में, जिसको पिस्टल भी बोला जाता है और मेगास्पोरोफिल भी बोला जाता है। ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये जो कार्पेल होता है इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। चलिए देखते हैं कि ये कैसे दिखते हैं। तो ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं, इस फ्लावर में ये जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें हमारे पास फिलामेंट है और ये ऊपर की तरफ एंथर है। ये जो आप बीच वाला पार्ट देख रहे हैं ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको हम बोलते हैं कार्पेल या फिर पिस्टल, ठीक है। तो इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। अब हम इसे डिटेल में समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो ये जो स्टिग्मा होता है इसके ऊपर एक स्टिकी सब्सटेंस या एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका काम होता है पोलन ग्रेन को अट्रैक्ट करना। ये एक स्टेज या प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है पोलन ग्रेन्स के लिए। पोलन ग्रेन्स आके यहीं पे लैंड करते हैं। स्टाइल एक पैसेज या एक रास्ते की तरह काम करता है और ये जो ओवरी होती है यहीं पर मेन कंपोनेंट्स होते हैं, यहीं पर फीमेल गैमेट बनता है, ठीक है। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे पहुंचते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक। तो ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ये अलग अलग तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचते हैं या स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। ये एयर के थ्रू यानी विंड के थ्रू पहुंच सकते हैं, ये किसी इंसेक्ट के थ्रू पहुंच सकते हैं। एंथर से उनके लेग्स पर पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। जब वो और फ्लावर्स पर बैठते हैं तो एक्सीडेंटली क्या होता है कि वो इस पोलन ग्रेन को यानी पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा को डिलीवर कर देते हैं। तो अब ये स्टिग्मा है, ये स्टिकी सब्सटेंस कंटेन करता है जो कि अट्रैक्ट करता है पोलन ग्रेन को। तो पोलन ग्रेन अल्टीमेटली यहीं पर आने वाले हैं। तो जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पे आएंगे तो उसके बाद पोलन ट्यूब बनती है जो कि स्टाइल के थ्रू जाती है और उसके बाद वो सीधा ओवरी तक पहुँच जाती है। तो अगर अब हम बात करें ओवरी के बारे में, तो ये जो हमारी ओवरी है इसके अंदर ये जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर है यानी मोती जैसे स्ट्रक्चर ये हैं ओव्यूल। यानी ओव्यूल को बड़ा करके देखिए तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो ओव्यूल होता है इसके अंदर होता है एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। तो एम्ब्रियो सैक है फीमेल गैमेटोफाइट जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। अब जैसे हमने मेल गैमेटोफाइट पढ़ा था जो कि था पोलन ग्रेन, एम्ब्रियो सैक जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है, इसके अंदर फीमेल गैमेट्स होंगे, ठीक है। अब हम एम्ब्रियो सैक का एक लार्ज व्यू देखते हैं समझने के लिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो एम्ब्रियो सैक में कुछ 8 सेल्स होते हैं लगभग, ठीक है। ये सेल्स क्या होते हैं इससे पहले हम ये जानते हैं ये सेल्स कैसे बनते हैं। जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें होता है मेगास्पोर मदर सेल। ये जो मेगास्पोर मदर सेल होता है इसमें डिवीजन होता है यानी रिडक्शन डिवीजन होता है और उस रिडक्शन डिवीजन से
8 सेल्स बनते हैं, यानी 8 सेल्स बनते हैं। और उन 8 सेल में से एक सेल डेवलप होता है एग में, 2 सेल बनते हैं पोलर न्यूक्लियाई, 3 सेल बनते हैं एंटीपोडल्स और 2 सेल्स बनते हैं सिनर्जिड्स। ठीक है, तो ये आप सब यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं, सिनर्जिड्स, एग सेल, पोलर न्यूक्लिया, एंटीपोडल्स, ये सब आप देख सकते हैं। इनका अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा एम्ब्रियो सैक बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग सेल है ये है हमारा फीमेल गैमेट। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन की। हमने बात कर ली मेल गैमेट की, हमने बात कर ली फीमेल गैमेट की। अब ये फ्यूज कैसे करते हैं, ये फर्टिलाइज कैसे करते हैं, तो होता क्या है चलिए ये देखते हैं। जैसे ये जो है हमारा ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरा। ठीक है, तो अब ये जो इसके अंदर ऑरेंज वाला आप ये देख रहे हैं पार्ट, ये है हमारा ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो सैक। तो मेन फोकस हमारा इस टाइम एम्ब्रियो सैक पर है। तो क्या होता है, जैसे ही पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं तो उसमें से कुछ पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाने में कामयाब होते हैं। पोलन ट्यूब जैसे बनती है तो पोलन ट्यूब स्टाइल में से होते हुए सीधा जाती है एम्ब्रियो सैक की तरफ। तो इस पोलन ट्यूब में ऑलरेडी 2 मेल गैमेट्स हैं। पोलन ट्यूब डिलीवर कर देती है इन मेल गैमेट्स को एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो ये जो मेल गैमेट्स होते हैं ये सिनर्जिड से होते हुए, सिनर्जिड सेल्स जो मैंने आपको बताया था नीचे की तरफ होते हैं, इनसे होते हुए ये फिर पहुंच जाते हैं ऊपर की तरफ और इनमें से एक मेल गैमेट फ्यूज कर जाता है एग सेल से। तो जब मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज करता है तो बनता है जायगोट। ठीक है, जो एग सेल है वो हैप्लॉइड है, तो एग सेल भी हैप्लॉइड है और मेल गैमेट भी हैप्लॉइड है। तो जब इनका फ्यूजन होगा तो ये बनेंगे डिप्लॉइड, यानी जायगोट जो होगा वो डिप्लॉइड होगा, 2n होगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ है वो हुआ है मेल गैमेट और एग सेल के बीच में। अब ये जो दूसरा मेल गैमेट है ये आगे जाएगा और ये फ्यूज कर जाएगा 2 पोलर न्यूक्लियाई से। अब ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं इनमें दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड है, यानी NN है, और जो मेल गैमेट है वो भी हैप्लॉइड है। तो जैसे ही ये इसके साथ फ्यूज करेंगे तो क्या होगा, ये 3n बन जाएंगे, यानी कि ट्रिप्लॉइड बन जाएंगे। ठीक है, अब ये जो ट्रिप्लॉइड है, ठीक है, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एंडोस्पर्म। उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये फर्टिलाइजेशन समझ गए। तो यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन हुए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन बिटवीन one male gamete in egg cell and second fertilization between a male gamete and 2 polar nuclei। तो ये बन गया हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है जिसमें एग सेल से मेल गैमेट फ्यूज करता है और जायगोट बनाता है, इसको सिनगैमी बोला जाता है। सिर्फ इसी को ही सिनगैमी बोला जाता है। ठीक है, तो अब ये तो हमने पढ़ लिया जायगोट के बारे में। ठीक है, अब ये जो हमारा पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन हुआ है इसका क्या सिस्टम होता है। ये जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन हुआ था मेल गैमेट का, इससे बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEN। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है, ये बना है ट्रिपल फ्यूजन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे 3 स्पीशीज का फ्यूजन हुआ है या 3 चीज़ों का फ्यूजन हुआ है, 2 पोलर न्यूक्लिया और 1 मेल गैमेट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अब ये देखते हैं किससे क्या बनता है। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई थे या जो ट्रिपल फ्यूजन था उनसे क्या बनेगा, उनसे बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, या कई बार इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोलते हैं। अब इससे मैच्योर होकर डेवलप होकर बन जाएगा एंडोस्पर्म। ये जो एंडोस्पर्म होता है इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो देखो जैसे आपने कोई भी सीड देखा होगा तो सीड में जो फ्लैशी पार्ट होता है, जैसे कि एग्जाम्पल तो के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि जो ग्राम सीड्स होते हैं, जो चने होते हैं, उसमें जो आप सीड को जब तोड़ के देखते हैं तो ऐसे 2 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैशी पार्ट होता है ना, ये जो फ्लैशी पार्ट होता है ये एंडोस्पर्म होता है। ये काम करता है कि जो सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है उसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ठीक है, तो ये इसका सीन होता है। तो अब हम बात कर रहे थे एंडोस्पर्म के बारे में। तो एंडोस्पर्म तो आप समझ गए, और एंडोस्पर्म ऐसा नहीं है कि सॉलिड फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है जैसे कि ग्राम में या पल्सेस में होता है, नहीं। ऐसा भी हो सकता है ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हो, जैसे कोकोनट, जो कोकोनट में पानी होता है यानी कोकोनट वाटर होता है, वो भी एंडोस्पर्म होता है, उसका काम होता है नरिशमेंट करना। अब बात कर रहे थे हम जायगोट की। जो जायगोट बना है वो डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, और ये एम्ब्रियो ही आगे चल के प्लांट बनाएगा।
अब जो ओव्यूल है वो बन जाएगा सीड और जो ओवरी है वो बन जाएगा फ्रूट। ठीक है, अब इधर देखते हैं, ये जो भी प्रोसेस चल रही है ये चल रही है ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल किसके अंदर है, ओवरी के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये जो स्टिग्मा और स्टाइल होता है ना ये झड़ जाते हैं, यानी शेड हो जाते हैं, बचता है सिर्फ ओवरी और ओव्यूल। तो ये जो ओवरी है, ये ओवरी तो बन जाती है फ्रूट, और ये जो ओव्यूल है ये बन जाता है सीड, और इस सीड के अंदर ही होता है हमारा एम्ब्रियो सेक, जिसके अंदर हमारा एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म है। अब ये जो ओव्यूल है ये सीड में बदल जाएगा और इसके अंदर एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म होंगे। ठीक है, और ये किसके अंदर होंगे, सीड, ये होंगे फ्रूट के अंदर। और इसीलिए ही तो एंजियोस्पर्म को एंजियोस्पर्म बोला जाता है, क्योंकि इसके जो सीड्स होते हैं वो जिम्नोस्पर्म की तरह नेकेड नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो ओवरी यानी कि फ्रूट के अंदर एनक्लोज होते हैं। अब हम देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। तो लाइफ साइकिल इसकी कुछ ऐसी होती है कि जैसे कि ये अडल्ट प्लांट है, इसमें हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल गैमेट बनेगा जो कि एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रेजेंट होगा, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर पोलन ग्रेन्स होंगे, ये भी हम जानते हैं। फिर क्या होगा, पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट एम्ब्रियो सेक तक पहुंचेंगे और फिर फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे बनेगा जाइगोट, और जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फिर बन जाएगा अडल्ट प्लांट में। तो ये है इसकी लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल भी अलग अलग टाइप की होती है, ये हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब आगे हम कुछ लाइफ साइकिल्स के टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि अगर हम एंजियोस्पर्म के एंड में इसके बारे में बात करें तो ये सारी लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म शो करते हैं, नहीं, ये टोटल टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स हैं जो प्लांट्स शो करते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई एक टाइप ऐसा होगा जो एंजियोस्पर्म शो करते होंगे। चलिए पहले बात करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। देखो, हैप्लॉन्टिक नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, यानी n नंबर ऑफ क्रोमोजोम इनमें होंगे, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम इनमें होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हैप्लॉइड होता है वो डोमिनेंट होता है, यानी गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है। अब गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट क्या होता है ये मैं ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे वीडियो में जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने ब्रायोफाइट्स सेरिडोफाइट्स में इस चीज़ के बारे में डिटेल में जिक्र किया हुआ है। तो गैमेटोफाइट यहाँ पे डोमिनेंट होता है हैप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल में। तो इसमें क्या होता है कि जो गैमेटोफाइट होता है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, गैमेट्स में क्या होता है फिर आपस में फ्यूजन होता है, उनका सिनगैमी होती है, उससे जाइगोट बन जाता है। फिर जो जाइगोट है वो 2n हो जाता है, इसलिए जाइगोट में मियोसिस होती है और मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, जो कि अगेन गैमेटोफाइट बना लेते हैं। हैप्लॉइड होने की वजह से इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला जाता है। ये एल्गी में देखने को मिलती है लाइफ साइकिल, कुछ एल्गीज होती हैं जिनमें ये लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे जो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होता है। तो ये जो स्पोरोफाइट होता है इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी ये 2n होता है। तो इस स्पोरोफाइट में क्या होता है, सबसे पहले मियोसिस होती है जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और उससे गैमेटोफाइट बनता है। गैमेटोफाइट गैमेटोजेनेसिस करके गैमेट्स बनाता है, और वो गैमेट्स आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं जिस प्रोसेस को फ्यूजन बोला जाता है। और फिर यहाँ से बनता है जाइगोट जो कि 2n होता है, और वो जाइगोट सीधे सीधे डेवलप होके बना लेता है स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, और स्पोरोफाइट क्योंकि डिप्लॉयड होता है इसलिए इस लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक बोला जाता है। अब ये जो इस टाइप की लाइफ साइकिल होती है ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे जो कि है हैप्लोडिप्लॉन्टिंग। कुछ ऐसे प्लांट ग्रुप्स होते हैं जिनमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही पाए जाते हैं। हो सकता है कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड हो या स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड हो, वो दूसरी चीज़ है, ये दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले होता है कि जो स्पोरोफाइट होता है वो स्पोर्स बनाता है रिडक्शन डिवीजन से। स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड जिससे बन जाता है गैमेटोफाइट, फिर गैमेटोफाइट आगे गैमेट्स बनाता है और गैमेट्स का फ्यूजन होता है जिससे जाइगोट बनता है और जाइगोट से डेवलप होकर स्पोरोफाइट बन जाता है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही एग्जिस्टेंस में होते हैं, तो इसलिए ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में ऐसी लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।